आज हम पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक तो वेक्टर फील्ड क्या होता है, दूसरा स्केलर फील्ड क्या होता है, उनमें डिफरेंस बता दिया था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था ग्रेडियंट, ठीक है, और उसके बाद में हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कर्ल। तो ये जो जितनी भी टेक्निकल टर्म आई है, चाहे वो ग्रेडियंट हो, चाहे वो डाइवर्जेंस हो या कर्ल हो, ये सारी रिलेटेड है किससे? फील्ड से। फील्ड चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, उसका जो वेरिएशन है उसको बताने के लिए ये टर्म यूज आती है। तो हमने बताया था जो ग्रेडियंट है वो किसके लिए शो होता है, किसके लिए यूज आता है? स्केलर क्वांटिटी के लिए। तो जो ग्रेडियंट है वो क्या शो करता है कि किसी एक डायरेक्शन में जो स्केलर फील्ड है उसके मैक्सिमम वेरिएशन को शो करता है ग्रेडियंट, ठीक है। और डाइवर्जेंस क्या शो करता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर एक रीजन से, है ना, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है उसको शो करता है। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही है तो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, अगर अंदर आ रही है तो नेगेटिव है। या कोई ऐसा रीजन है जहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर भी कर रही है इक्वली नंबर में और उतने ही नंबर में, मतलब उसको लीव भी कर रही है, जितना एंटर हो रहा है उतना एग्जिट हो रहा है, तो नेट डाइवर्जेंस क्या आएगा? जीरो। कर्ल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कर्ल जो है वो क्या शो करता है? कर्ल हमेशा वेक्टर फील्ड का होगा, ठीक है। और वेक्टर फील्ड क्या है, मैंने आपको बताया था कि वेक्टर फील्ड को कैसे शो करते हैं? लाइंस ऑफ फोर्सेस से। तो ये जैसे मैंने यहाँ शो कर की, ये जो एरो जो है वो क्या शो कर रहा है? लाइंस ऑफ फोर्सेस को, ठीक है। जैसा एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो उसको हम कैसे शो करते हैं? एरो से। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको कैसे शो करते हैं? एरो से। तो ये क्या है? ये वेक्टर फील्ड है। अब वेक्टर फील्ड जो है हमेशा यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई लाइंस ऑफ फोर्सेस सीधी सीधी जा रही है। कभी ऐसा भी होगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस अपनी जगह से डेविएट भी होती होगी। फॉर सपोज कि आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव और इसके पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ रहा हूं, तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो लाइन ऑफ फोर्सेस तो सीधी निकलेगी, लेकिन जैसे मैं दूसरा चार्ज इसके पास लाऊंगा ये लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होगी? डेविएट होगी, शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है? तो इसका ये जो डेविएशन है इसको क्या बोलते हैं? कर्ल। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो मुड़ना है उसको बोलते हैं कर्ल। समझ आ रही है? अब वो किसी भी कारण से मुड़ सकती है। जैसे एक कारण ये हो सकता है कि एक चार्ज के बाद दूसरा चार्ज आ रहा है तो लाइंस ऑफ फोर्सेस अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो गई। समझ आ रही है ये चीज? और इसको फिजिकली और समझना चाहे तो ये जैसे मैंने एग्जांपल से शो कर रखा है कि कोई नदी बह रही है। अगर रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर में जो वाटर फ्लो करेगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो किनारे हैं रिवर के, जो किनारे हैं रिवर फ्रंट जिसको बोलते हैं, उस किनारे पर वाटर की वेलोसिटी क्या होगी? कम, और बीच में क्या होगी? ज्यादा। ये तो पता है क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लगेगा और जैसे जैसे हम इधर आएंगे जो फ्रिक्शन है वो लगातार कम होता रहेगा। तो जो नदी के बीच का जो रीजन होता है वहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नदी के किनारे की तरफ जा रहे हैं तो जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आपको एक तरह से पैटर्न बनेगा कि भाई यहाँ कम वेलोसिटी, यहाँ थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ उससे ज्यादा वेलोसिटी, तो एक तरह से वेलोसिटी में वेरिएशन मिल रहा है। तो अगर मैं इसका पैटर्न देखूं तो ये कैसा है? इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई छोटा सा कोई टुकड़ा रख दूं, मान लीजिए प्लास्टिक का मैंने कोई टुकड़ा रख दिया यहाँ पर, तो क्या होगा? वो रोटेट करेगा। अगर इसका रिजल्टेंट देखें, मतलब यहाँ पर तो वो, यहाँ तो जैसे वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर इसका इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं मैं तो वो कैसा रोटेट करेगा? वो ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पर चलने पर वो कैसे रोटेट करेगा? वो इस पैटर्न के रूप में रोटेट करेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, तो उसको अपनी एक्सिस पर घुमा कौन रहा है? ये जो डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्सेस जिसको मैंने शो कर रखा है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यहाँ पर। अब क्या लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के कारण
एक्चुअल में यहाँ तो जो है वेव का जो है आपको लेयर के रूप में है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक तरह से कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यहाँ कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई वस्तु रख दूंगा तो क्या होगा, वो घूमेगी नहीं घूमेगी? भाई यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, और मैंने यहाँ पर कुछ रख दिया तो वो कैसे घूमेगा? कैसे घूमेगा? सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, दूसरा में कम लग रहा है, तो वो ऐसा घूम जाएगा। तो इसका ये जो घूमना है इसको कर्ल बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस अपनी डायरेक्शन में, अपनी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाके डेविएट हो रही है मान लीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ल ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस या कर्ल ऑफ फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड रादर देन, ठीक है? तो कर्ल क्या शो करता है कि मतलब मोटा मोटी हम ये कहना चाह रहे हैं, कर्ल का ये मीनिंग होता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड है तो उस वेक्टर फील्ड के अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे मैंने चार्ज का एग्जांपल बताया था। इसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, अगर दो पोल्स पास में आ रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो अभी क्या होगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस अपनी डायरेक्शन से टिल्ट कर जाएगी। अगर वहां पर कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स रहेगा, है ना? तो उसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो भी क्या होगा, उस कर्ल के प्रभाव में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो कर्ल का मीनिंग यही है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस का मुड़ना, ठीक है? अब इसको मैथमेटिकली समझना हमें, क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम फिजिक्स के अंदर, फिजिकली तो मैंने समझा दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझ में आ गया, लेकिन उसका कोई फॉर्मूला होगा, है ना? तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जब सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम ले रहे हैं, और वेक्टर फील्ड जो मैं ले रहा हूं उसको मैंने ए कहा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? वेक्टर फील्ड है। अब वेक्टर फील्ड का एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। तो कर्ल जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस ए, जहां पर ए है वेक्टर फील्ड, तो कर्ल क्या शो कर रहा है? कर्ल जो है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि जिस वेक्टर फील्ड को आप ले रहे हो उसका लाइन इंटीग्रेशन, उसका लाइन इंटीग्रेशन, और जिस एरिया से वो लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है या जिस एरिया से वो वेक्टर फील्ड पास हो रहा है उस एरिया को हमने उससे डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल लाइन इंटीग्रेशन डिवाइड बाय दैट एरिया, और वो एरिया हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी कि सूक्ष्म रूप से बहुत छोटा होगा। तो ds टेंड्स टू 0। तो हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट को बताने का तरीका क्या है कि वहां उस पॉइंट के चारों तरफ का जो एरिया है वो फाइंड कर लो, और उस एरिया को हम बहुत ही छोटा ले रहे हैं तो ds टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दो। तो ये डेफिनेशन है, और इसमें भी मैक्सिमम लिखा जाएगा, कारण क्योंकि जो फ्लो है वो मैक्सिमम डायरेक्शन में होगा। लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो मैक्सिमम डायरेक्शन में घुमाव है उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कर्ल उसी डायरेक्शन में डिफाइन होगा। बात समझ आ रही है? तो इस डेफिनेशन से अगर कर्ल डेल क्रॉस ए है, तो अगर डेल क्रॉस ए 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है? इररोटेशनल, अघूर्णी। यानी कि अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल पड़ा है तो उसमें कोई कर्ल नहीं लग रहा, और अगर कर्ल है तो डेल क्रॉस ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हम कहेंगे जो सदिश है या जो वेक्टर है वो कैसा है? रोटेशनल है, रोटेटिंग है। समझ आ रही है? अब इसको समझने के लिए हमने से एक पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट आपका कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट के चारों तरफ मैंने कोई एक एरिया लिया जिसकी की बाउंड्री लेंथ कितनी है? L है, और उस L लेंथ से जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना है? ds। अब मान लीजिए मैंने यहाँ एक लाइन एलिमेंट लिया dl वेक्टर, और ये जो तीर का निशान शो कर रखा है ये क्या शो कर रहा है? ये उस लाइन एलिमेंट के अंदर जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। सपोज कोई जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि करंट इस रूप में चल रही है, तो करंट मुड़ रही है ना हर डायरेक्शन में, हालांकि करंट स्केलर क्वांटिटी, मुझे उसका एग्जांपल नहीं देना, लेकिन समझाने के लिए कि भाई ये वेक्टर फील्ड जो है वो लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इस रूप में। तो किसी एक जगह पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया लेंथ का dl, और वहां पर वेक्टर को अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन लिखेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा वेक्टर फील्ड की, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर।
और इस एरिया एलिमेंट का जो ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इसका एरिया कितना है ds। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने के लिए हमने एरिया कैसा लिया है, इस फॉर्म में रेक्टेंगल मान लो तो p q r s p ये एक क्लोज लूप है जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये x y प्लेन में पड़ा है। ये जो लूप है ये लूप किस में पड़ा है x y प्लेन में, तो ये डायरेक्शन हो गई x, ये डायरेक्शन हो गई y। लूप है ना, बाउंड्री है, बाउंड्री है तो टू डायमेंशनल प्लेन हो गया, तो इससे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को हम क्या करें टू डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, और ये यहां से यहां तक की लंबाई को मैं मान रहा हूं dx, क्योंकि मैं एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं जिसकी x डायरेक्शन में ये लाइन कितनी है dx। इसी प्रकार से ये कितनी हो जाएगी dy। बात समझ में आ रही है? तो इसका एरिया अगर आप निकालोगे तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ लूप PQRS इज इक्वल टू ds और ds इक्वल टू dx into dy। ठीक है, अब क्योंकि ये जो मैंने लूप लिया है ये किसको शो कर रहा है, ये वेक्टर फील्ड को शो कर रहा है। तो मान लीजिए वेक्टर फील्ड जो है उसकी अलग अलग डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उसको मैं यहाँ पर ax ay और az से डिनोट कर रहा हूँ। अब क्योंकि ax तो होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये x डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मैं किसी वेक्टर का कंपोनेंट x डायरेक्शन ले रहा हूँ तो कितना आएगा ax। y डायरेक्शन में लूंगा तो क्या आएगा ay, और z डायरेक्शन क्या होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये जो यहाँ प्लेन में शो हो रहा है एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो z डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा az। यहाँ तक ठीक है, तो इसका एरिया हमने देख लिया dx dy, और इस डायरेक्शन में a का कंपोनेंट क्या है ax, इस डायरेक्शन में ay और z डायरेक्शन में az। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु को परिबद्ध करने वाले एकांक पृष्ठ, एकांक पृष्ठ इसलिए पर यूनिट एरिया ले रहे हैं ना, एरिया को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पर यूनिट एरिया हो गया। तो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल की सीमाओं के अनुदिश सदिश फलन के रेखीय समाकलन के अधिकतम मान को सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी कर्ल की उस डायरेक्शन में हम कर्ल को डिफाइन करते हैं। ओके, अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए हमने यहां से शुरू किया है। देखो ax ay az क्या है, a वेक्टर के कंपोनेंट है x y और z डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें कर्ल की डेफिनेशन में क्या चाहिए, हमें चाहिए a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, a वेक्टर डॉट dl वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन, और लाइन इंटीग्रेशन भी क्लोज्ड लूप। देखो मैंने ये सर्किल बनाया, लाइन इंटीग्रेशन के ऊपर सर्किल का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड लूप इंटीग्रेशन, और लंबाई का निश्चय इसलिए लाइन इंटीग्रेशन। अगर ये एरिया होता तो एरिया इंटीग्रेशन होता, अगर ये वॉल्यूम होता तो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता, लेकिन ये क्या है लाइन इंटीग्रेशन। तो हमने a डॉट dl अगर निकालना है तो हमने लिखा PQRS क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर। कैसे निकलेगा, तो आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन निकालो इस डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि PQ डायरेक्शन के अलोंग इसका इंटीग्रेशन निकालो। इसी प्रकार से QR RS और SP के अनुदिश इसका इंटीग्रेशन निकालो और चारों को ऐड कर दो। चारों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a डॉट dl PQRS का लाइन इंटीग्रेशन। तो मैंने लिख दिया चारों, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। PQ यानी PQ डायरेक्शन में a डॉट dl को हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो a डॉट dl क्या है, अब यहां थोड़ा सा समझ लेना कि हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो a का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, ax। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में लूंगा तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, ay। अब एक चीज यहां से ये समझनी है आपको, ये जो ax की डायरेक्शन है, अगर मैं इसका y डायरेक्शन में वेरिएशन देखूं तो क्या आएगा, डेल ax बाई डेल y। अगर इसका इस डायरेक्शन में वेरिएशन देखूं, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, डेल ax बाई डेल y, जो मैंने यहां लिखा है डेल ax बाई डेल y। ठीक है, ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो पॉइंट हमारा यहाँ है, वेक्टर जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और हम इस लाइन इंटीग्रेशन के थ्रू इसको कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो तो y डायरेक्शन में है, तो इसका y डायरेक्शन में वेरिएशन कितना आएगा, डेल a x y डेल y, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं इस लेंथ को ले रहा हूं तो ये दूरी क्या आएगी, dy/2, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो ये आएगा माइनस का dy/2, बात समझ में। और यही अगर मैं ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो वेरिएशन तो डेल ax बाई डेल y ही आएगा, लेकिन जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर प्लस का dy/2, यहाँ तक ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ की लेंथ अगर निकालोगे तो dx/2 प्लस का, और इधर निकालोगे तो dx/2 माइनस का। तो ये कैसे लिखा मैंने, ax किसके लिए निकाल रहा हूँ, pq के लिए, तो ax, और ax तो है यहाँ सेंटर पे, इससे ये दूरी जो है वो कितनी, माइनस की dy/2, तो यहाँ दूरी हो गई माइनस का dy/2, माइनस इधर लिख दिया, और वेरिएशन कितना, डेल ax बाई डेल y। तो ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग pq। और पाथ लेंथ जो है pq की वो कितनी है, dx, डायग्राम से देखोगे यहाँ पर कितना है, dx। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 जो है वो प्राप्त कर ली, ठीक है। तो pq के अलोंग जो है हमने जो a का जो घटक है x डायरेक्शन है उसका वेरिएशन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, QR निकालेंगे इसी प्रकार से। तो मैंने जो आपको तरीका बताया कि उधर है तो प्लस, इधर है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, उन सबको यूज लेते हुए हमने इन चारों घटकों को लिख लिया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इन चारों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, चारों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पर जो कट रहा होगा उसको काट लेंगे, और जो नहीं कट रहा होगा उसको रख देंगे। तो बचा हुआ जो वेरिएशन आपको मिलेगा, या बची हुई जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, डेल ay अपॉन डेल x माइनस डेल ax अपॉन डेल y dx dy, ठीक है, बात समझ में। अब ये तो हो गया आपका PQRS के अलोंग A डॉट dl की वैल्यू। अभी हमें कर्ल चाहिए, ठीक है। तो कर्ल जो है वो अलोंग z डायरेक्शन में निकल रहा है, कारण क्योंकि हमारा प्लेन कैसा है, एक्स वाई डायरेक्शन प्लेन है, जैसे ये जो है ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन है, तो सर्कुलेशन ऐसा हो रहा है। तो राइट हैंड रूल लगाना आपको। राइट हैंड रूल क्या शो करता है, अंगुलियां जो है वो सर्कुलेशन को शो कर रही है, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, कर्ल की ऊपर की तरफ। तो अगर ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, तो कर्ल की डायरेक्शन कहाँ आएगी, z डायरेक्शन में आएगी। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर बाहर z, यानी ये इसका z डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया, किसका, कर्ल का, कर्ल a वेक्टर का z डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है। तो z डायरेक्शन में तो ये कर्ल a तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट विद k कैप, जो कि z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो वहां दे रखी है, a डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन, और लाइन इंटीग्रेशन PQRS डिवाइड बाय एरिया ऑफ दैट लाइन एनक्लोज्ड बाय दैट लाइन। तो ds और लिमिट लगाएंगे, ds टेंड्स टू 0। तो a डॉट dl की जगह तो हमने ये लिखा ऊपर a डॉट dl, और नीचे लगाया हमने dx dy। एरिया क्या है, dx dy। तो जब आप dx dy से डिवाइड करोगे तो ये dx dy कट जाएगा, आपको केवल ये ब्रैकेट वाली टर्म मिलेगी। तो अगला स्टेप यहाँ लिखा इक्वेशन नंबर 7। तो कर्ल a का z कंपोनेंट क्या मिलेगा, डेल ay अपॉन डेल x माइनस डेल ax अपॉन डेल y। अब अगर आपका जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होके वाई जेड प्लेन में होगा, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी कर्ल की, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स कंपोनेंट निकाला कर्ल का। इसी प्रकार से अगर प्लेन आपका वाई जेड, सॉरी प्लेन आपका एक्स जेड है, तो कर्ल का होगा वाई डायरेक्शन में। तो ये तीनों कंपोनेंट निकाल लिए। अब ये क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, कर्ल ए वेक्टर क्या आएगा, तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दिया, वेक्टर है ना, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ में। और अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो इन सबको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे कि आपका कर्ल ए एक्स जो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आई कैप के साथ, तो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरा वाला जो है, अब ये जो y वाला घटक है इसमें देखो, ये चीज अगर पहले लिख दोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मिल जाएगा।
आपने वेक्टर मैट्रिक्स निकाली होगी ना, तो ए क्रॉस बी की मैट्रिक्स निकालनी है या डेल क्रॉस ए की मैट्रिक्स निकालनी है, तो इस तरह से निकालना है। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम ये कहते हैं डेल क्रॉस ए। ये क्या है आपका डेल क्रॉस ए। तो आपका जो कर्ल ए वेक्टर है वो बेसिकली है क्या, डेल क्रॉस ए वेक्टर। समझ में आई? तो फिजिकली आपका जो कर्ल है उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर से। तो अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड दे रखा है तो उसका सिंपल सा आपको करना क्या है, डेल निकालना है। तो डेल क्रॉस निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कर्ल। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया?